हम्म तो जहाँ पे हम शादी की बात करते हैं और उसमें कौन सा हाउस हम देखते हैं, बताओ। सेवंथ। सेवन। सेवेंथ। तो आज मैं इसमें एडिशन कर देती हूँ कि जब शादी की बात है तो आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट हाउस देखने हैं। सेवन देखना, ये आपने बिल्कुल सही हाँ, बताया। पहला भी इसी देखते हैं मैम, क्योंकि उसके खुद में ही नहीं होगी शादी तो सेवंथ क्या करेगा। तो आपको जो देखना है 2, 4 और 7। 2 क्यों? क्योंकि आपकी फैमिली का घर होता है ना। तो ओके। शादी शादी का सुख मतलब किससे, आप सिर्फ पार्टनर के साथ न, तो नहीं रहते हो ना। उनका 2 परिवार भी तो मिलते हैं ना, उनका परिवार, लड़के का परिवार, लड़की का परिवार। तो आप सेकंड हाउस को यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते। चौथा घर इसलिए बिकॉज वो तो ओवरऑल सुख का ही स्थान है, सुख स्थान बोला गया। तो जो मैरिज है ये तो लगभग आपका मतलब 25-30 साल के बाद का जीवन आपका एक पार्टनर के साथ जाएगा। तो यानी कि सुख का डेफिनेशन आप बिल्कुल वहां से ले सकते हो कि मेंटल कितना पीस रहने वाला है, कितना हैप्पी हेल्दी रिलेशन रहने वाला है। अगर ये नहीं होगा तो सुख तो हो ही नहीं सकता जीवन में। तो फोर्थ हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहां पे आप शादी का देखते हो। तो कौन से 3 घर हुए यहाँ पे? सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस एंड सेवेंथ हाउस फॉर ए गुड मैरिड लाइफ। ये आपको देखने पड़ेंगे। अब इसमें अफ्लिक्शन किसका देख सकते हो आप? किसका देखोगे? अगर आप एक तो मंगल जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, आज हम उसको भी थोड़ा सा लेंगे क्योंकि आज हम स्पेसिफिकली मैच मेकिंग कर रहे हैं। तो मंगल का बहुत बड़ा रोल है फॉर मैच मेकिंग। उसके पहले जो इन घरों में, मतलब इन तीनों घरों में अगर कोई अफ्लिक्शन देता है, कोई ना कोई दिक्कत दे सकता है, प्रॉब्लम दे सकता है, तो वो प्लैनेट्स हैं सूर्य, राहु एंड केतु। सूर्य, राहु और केतु जब भी इन घरों से, स्पेशली सेवंथ हाउस से, यहाँ पे सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस को नहीं लेंगे, यहाँ पे अगर सेवंथ हाउस से इन तीनों ग्रहों का कोई कनेक्शन बनता है तो हम फर्स्ट लेयर में, या फिर हम ऐसे भी बोल देंगे, कितना वर्स्ट होगा वो उसके लिए और चीजें देखनी पड़ेंगी। बट इट्स नॉट अ वेरी गुड मैरिड लाइफ बिकॉज देखो केतु उधर रहेगा, डिटैचमेंट है, आप लोगों ने पढ़ा है, डिटैच करता है। और मतलब क्योंकि केतु क्या है? अध्यात्म है। घर क्या है? वो शादीशुदा जीवन का घर है। तो बिल्कुल उसके लिए तो अपोजिट ही हो गया। अगेन राहु को वहां पे बिठा दोगे, राहु भी क्या है? भटकाव है। तो मतलब आपको क्या, क्योंकि मैलेफिक प्लैनेट है ना। अब मैलेफिक प्लैनेट का जो नेचर है वो क्या है? उसमें असुर के भी तो गुण है ना। तो वो सेवेंथ हाउस में मे बी पार्टनर का नेचर उससे अफेक्ट होता है। पार्टनर का नेचर कुछ कुछ वैसा हो जाता है। और भी बहुत सारी चीजें जो कि अगर एक वर्ड में बोले तो राहु और केतु और सूर्य। सूर्य भी जब सेवेंथ हाउस में कनेक्शन बनाता है, बैठता है या कनेक्शन बनाता है, तो शादीशुदा जीवन में कलेश करता है। कलेश करता है। यहाँ पे हम यही वर्ड यूज करेंगे जो मैंने अभी बोला। मतलब मतलब कि अ, आप ये नहीं कहोगे मैम कि जैसे तोड़ देगा। जैसे आप सूर्य ये नहीं फर्स्ट में है, कहोगे इसको कि हाँ, मैं मतलब सूर्य फर्स्ट में फर्स्ट में होगा। तो सेवंथ पे दृष्टि डालेगा। तो वैसे हम कहते हैं सूर्य मतलब अच्छा होता है फर्स्ट हाउस में। उसमें तो वो क्या करेगा? से अगर फर्स्ट में सूर्य बैठा है तो वो शादी में डिले करवाएगा, तुड़वाएगा नहीं, डिले करवा देगा। ओके मैम, अगर सेवंथ में बैठा होगा तो फिर तोड़वाने की कोशिश करेंगे क्योंकि नीच का हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, तुड़वा देखो इनमें से मैंने वही बोला था कि आप इसको ऐसे बोलोगे कि ये बहुत जो कहते हैं ना कि एक हैप्पीली मैरिड लाइफ उसके लिए नहीं है। बट आप ये कह दो कि ये मैरिज को तुड़वा देंगे, ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगी। आपको बहुत जनता मिलेगी जिनके फर्स्ट हाउस, जिनके सेवेंथ हाउस में राहु होगा या केतु होगा या सूर्य होगा और उनका जीवन आजीवन पूरा मैरिड लाइफ चला होगा। हाँ, वो ये जरूर एग्री करेंगे कि जब तक उनका खाना हजम नहीं होता, 1-2 बार जब तक उनकी तूतू मैमे नहीं होती है, इस बात से वो डिनाई नहीं करेंगे। बट डिवोर्स करा देगा, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, ऐसे नहीं बोलना है क्योंकि उसके लिए बहुत सारे और भी कारण होते हैं जो हम नहीं आगे क्लास में जानेंगे। हाँ जी। मैम, सेवेंथ हाउस में अगर जैसे सूर्य बता रहे हैं तो सूर्य तो
सूर्य, राहु और केतु सबके लिए एक ही बात थोड़ी होगी ना कुछ डिफरेंस तो होगा ना। बिल्कुल होगा, लेकिन अगर हम नेचर में देख रहे हैं तो तीनों मैलेफिक कैटेगरी, मतलब सूर्य जो है क्रूर की कैटेगरी में आता है ना। क्रूर, हम्म। तो क्या होगा कि पार्टनर बहुत ईगोस्टिक होगा, ईगो क्लैशेस की वजह से दिक्कत आएंगी। राहु क्या है, भटकाव दे देता है मोस्ट ऑफ द टाइम। या तो पार्टनर वो क्योंकि मैलेफिक है और एक जगह टिकता नहीं है, तो बहुत कहीं न कहीं दूसरी तरफ अट्रैक्शन होना, या अगर उस पे कोई गलत दृष्टि भी आ गई है, तो ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। नहीं तो और आपके हिसाब से 7th हाउस में अगर राहु है तो समझो अभी मेरे कुंडली में है तो सामने वाले हुँ, पार्टनर पे मतलब इशू रहेगा। क्योंकि वहाँ से तो पार्टनर देखते हैं ना। हाँ बराबर है। हाँ, मगर ऐसे। वैसा नहीं है तो। वैसे नहीं है तो मैंने वही बोला कि आप इसके लिए एकदम एकदम सटीक वाली वो कि राहु बैठ गया या केतु बैठ गया, आप ऐसे नहीं बोलोगे कि डिवोर्स करा देगा। आप ये हम्म। बोलो ये बहुत अच्छी मैरिड लाइफ नहीं देंगे, ऐसे बोलोगे। क्योंकि झगड़े होंगे, वो एक जो एक मैरिड लाइफ में दिक्कतें आएंगी बेसिकली। सबसे कहने का मतलब है कि एक वो एक आपका वो होता है ना कि भाई एक अट्रैक्शन होता है, जो आप एक हैप्पी मैरिड लाइफ में आप देखते हो कि आपके पार्टनर के टुवर्ड्स आपका अट्रैक्शन होना चाहिए। तो वो बस एक ये रहेगा, बहुत सारे कारण होते हैं, कोई-कोई सोचेगा यार बच्चे हो गए हैं, बच्चों के साथ अब तो हम बच्चों के लिए जीवन जी रहे हैं, ज़्यादातर। और ऐसा तब होगा अगर इस ऐसा 7th हाउस का 5th हाउस से कोई लेना-देना हो जाए, मतलब 5th हाउस से कोई ना कोई कनेक्शन बन जाए, तो ये शादी पता है किस वज़ह से चलती रहेगी? कि इनका यही कहना होगा कि मुझे ये आदमी एक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं अगर यहाँ रह रही हूँ तो मैं अपने बच्चों की वज़ह से रह रही हूँ। या फिर ये स्टेटमेंट हस्बैंड बोल लेगा या तो वाइफ बोल लेगी कि अगर मैं तुम्हें तुम मेरे पास हो तो मैं मेरे बच्चों की, मतलब या तो बोलेगा या तो मन में रखेगा, ठीक है? बट वो रिलेशन चलेगा अगर 5th हाउस से कनेक्शन है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ के बच्चों की वज़ह से कि भई बच्चे हैं और उनका जीवन मतलब स्पॉइल होगा या ऐसे होगा। या अगर चौथे घर से हुआ तो हो सकता है कि वो होता है ना कि हमें अपने क्योंकि सोशल कनेक्शन भी हम देखते हैं चौथे घर से, कि आपका सराउंडेड भी देखते हैं, आपका मदरलैंड भी देखते हैं। तो एक वो रहता है ना कि हम लोग अपना, हमको लगता है कि यार हमारा एक सोशल वो है, एक इमेज है, उसकी वजह से हम उस रिलेशन में रहना चाहते हैं। चाहे हमारे उस रिलेशन में कुछ मिठास है या नहीं है, फिर भी हम रहेंगे। प्रॉब्लम तब आती है अगर चौथे घर से या 5th हाउस से भी कोई कनेक्शन ना बन रहा हो, तो ऐसा आदमी फिर और अगर फर्स्ट हाउस में मैलेफिक प्लैनेट कोई ऐसा बैठ जाए, जो इसको ओवर कॉन्फिडेंट, जो बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड होके जीते हैं ना, कि मुझे दुनिया से मतलब नहीं है, बच्चों से मतलब नहीं है, मुझे मेरी हैप्पीनेस से मतलब है ना? तो वो वैसा वाला अगर माइंडसेट, उसके लिए दूसरे-दूसरे प्लैनेट्स भी हमको देखने पड़ेंगे। तो वो फिर ये स्टेप पे चले जाते हैं डिवोर्स के कि नहीं हमको तो कुछ नहीं है, अ, मुझे मेरी हैप्पीनेस पहले देखनी है, मैं इस रिश्ते में खुश नहीं हूँ। तो देखो जब 7th हाउस का कनेक्शन अगर 5th हाउस से बन जाए ना, तो कैसे भी बन जाए, तो ये लोग चाहे जितना मर्जी इनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते रहें, जितना मर्जी इनका रिलेशन खराब हो, बच्चों की वजह से वो जीवन चला लेते हैं, ऐसे। तो आप इसको ऐसे कभी भी नहीं लेंगे कि ये 3 प्लैनेट जो हो गए अगर यहाँ पे बैठ गए, तो हम ये कह देंगे कि कि शादी टूट जाएगी। ऐसे कभी नहीं बोलेंगे। आप ऐसा बोलोगे तो एकदम गलत स्टेटमेंट होगी वो। तो गलत स्टेटमेंट नहीं देना है। वो ये ज़रूर होगा कि वो एक हैप्पीली मैरिड लाइफ नहीं होगी। ठीक है? मतलब वो किसी न किसी वजह से चल रही होगी। इट कैन बी देयर फैमिली, देयर चिल्ड्रंस और एनी अदर, कुछ भी हो सकता है। जिस हाउस से उसका कनेक्शन बन जाएगा, जिस भी स्पेसिफिक हाउस से कनेक्शन बन जाएगा 7th हाउस से, मे बी वो रिलेशन उसकी वजह से चल रहा है। समझ में आया? यस चलो, मैम। हाँ, तो अभी आगे बढ़ेंगे। तो मैंने बताया कि जब हमने पढ़ा है कि 1 नंबर हाउस, 4 नंबर हाउस, 7 नंबर हाउस, 8 नंबर और 12 नंबर हाउस में जब मंगल होता है तो हम इसको बोलते हैं मांगलिक। मांगलिक में भी अब कुछ चीजें हम डिफरेंशिएट करेंगे कि कैसे। जो 4th हाउस का मंगल है,
4th हाउस का मंगल की तीसरी दृष्टि जा रही है 7th हाउस पे। ये अगर मेल के चार्ट में हो जाता है, मतलब 4th हाउस का मंगल मेल के चार्ट में हो जाता है, तो ये ज्यादा पॉइजनस है। जब आप शादी का मैच मेकिंग करोगे, चौथे घर का मंगल अगर मेल के चार्ट में है, तो ये ज्यादा खराब वाला है। 8th हाउस का मंगल अगर फीमेल के चार्ट में है, तो ये ज्यादा खराब है। समझ में आया? तो यहाँ पे मतलब आपको मतलब 8th में मेल का थोड़ा ठीक है, फीमेल का ज्यादा खराब है, और हाँ 4th में मेल का खराब है, 8th में फीमेल का खराब। हाँ हाँ, मतलब ज्यादा पॉइजनस जो होगा, ज्यादा जहरीला जो होगा, मेल का 4th में और फीमेल का इन 8th हाउस मंगल। ठीक है? तो फिर मैम 4th वाले शादी करनी नहीं उनको तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। ऐसे ऐसे किसने मैच मेकिंग करोगे ना सर, उनके जैसा पार्टनर देखोगे आप। ओके पता ओके लगा ओके ओके। मैच लड़की के भी मेकिंग का 4th रोल में ही है, क्या? तो मैचिंग हो गई ना फिर। नहीं, लड़की का भी 4th में ही होगा ना सर। तब तो जब ये दोनों भिड़ेंगे तो पड़ोसी आएंगे छुड़ाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, लड़की का 8th में धुनना है और लड़के का 4th में, तो बराबर होगा। मतलब लड़की भी मांगलिक होगी तो कोई से ना कोई से घर की होगी, तो मंगल अग्रेशन तो देगा ही देगा, आप ये मान लो। हम्म। देगा ही देगा, लेकिन आपको जो घोर मांगलिक जो वर्ड यूज करते हैं ना, कि ऐसे ऐसे सुना आपने कभी कि ये तो घोर मांगलिक है, आप उसको ये सोच सकते हो कि अगर लड़के का चार्ट में 4th हाउस मांगलिक है और लड़की के हाउस में 8th हाउस मांगलिक है, तो ये ज्यादा पॉइजनस होता है, ज्यादा जहरीला होता है। ठीक है? हाँ जी मैम। चलो, अब मांगलिक दोष के भी कुछ परिहार है, मैंने हमेशा से बताए कि उसके क्या परिहार है वो सुनो। जब भी मंगल 1 नंबर राशि और 8 नंबर राशि में होगा, क्यों? क्योंकि वो तो मंगल की खुद की राशि है ना। आपने देखा कि चौथे घर में बैठा है, बट मंगल या तो 1 नंबर राशि में बैठा है, यानी कि ओन साइन का हो गया, या 8 नंबर राशि में बैठा हुआ है। तो ये जो अब ये चाहे 4 में भी, चौथे घर में भी बैठा हो और या 7वें घर में बैठा हो, तो ये मांगलिक नहीं माना जाएगा। मतलब अगर सेल्फ की राशि में कहीं भी बैठा है तो मांगलिक नहीं माना 4 जाएगा। नंबर में और 7 नंबर में बैठा है, 4th हाउस और 7th हाउस में बैठा है, तो हम उसको मांगलिक कंसीडर नहीं करेंगे। रेस्ट किसी हाउस में बैठा है तो उसको मांगलिक बोलेंगे, लेकिन हम बोल देते हैं कि उतना जैसे वो जिसको बोल देते हैं आंशिक मांगलिक है, मतलब कि कम है, ऐसे मतलब बहुत आप ये कम कह है। रहे हो मैम कि 4 और 7 में हम मांगलिक नहीं मानेंगे अगर अपनी राशि में बैठा है, बाकी हाँ, 8 में बैठ गया, 12 में बैठ गया, 1 में बैठ गया, तो उसे थोड़ा कम मांगलिक मानेंगे कि भाई थोड़ा छाया सा है, कम। मंगल हाँ, जैसे बिकॉज बोल देते। अपने अब ये ओन राशि का मंगल हो गया ना, तो ये वो वाली देखो, क्रूरता वो वाली दिन नहीं दिखाएगा। मंगल है, अग्रेसिव है, वो तो उसका बाय डिफॉल्ट नेचर ही है, वो कहीं पे भी बैठेगा 12 के 12 घरों में। तो आप उसको, तो मैंने जब मंगल पढ़ाया था तो आप हर जगह ही उसको वैसे देखते हो। बट कंपैरेटिवली कंपैरिजन अगर आप करोगे कि ओन साइन का अगर मंगल आ गया 4th हाउस एंड 7th हाउस, तो वहां पे हम उसको मांगलिक कंसीडर नहीं करेंगे ऐसे। ठीक है? अगर 4 8 12 में 4 8 12 राशि में होगा, 4 8 12 कौन सी होती है हैं? बताओ? जल राशि जलीय जल। जल राशि होते हैं। ठीक है? तो देखो, मंगल क्या है? आग का गोला है, और ये हो गए जलीय राशि। 4 में तो वो नीच का हो जाता है, 4 में तो कर्क में तो वो नीच का हो जाता है। तो भी हम इसको मांगलिक का परिहार मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? बिकॉज जो मंगल की आग थी वो जल के उसमें चली गई, तो क्या है कि वो उतना जहरीला नहीं रह गया, यानी कि वो शांत हो गया। अब शांत मतलब अब आप उसके ये मत सोचो कि उसके पॉजिटिव चीजें मिल जाएंगे, क्योंकि इसीलिए तो वो जलीय राशि में आके अच्छे इफेक्ट नहीं देता है। बट यहाँ पे आप ये सोचो कि जो आप मांगलिक के बैड इफेक्ट्स सोच रहे हो ना, कि बैड इफेक्ट्स मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे। बट इसको ये मत सोचना कि मंगल अच्छा हो गया, क्योंकि जलीय राशि में जो मंगल के अच्छी चीजें आपको जीवन में मिलने चाहिए थी वो भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि जल में, भाई एक आग का गोला जल के एनवायरमेंट में आप उसको फेंक दोगे तो क्या उसका रिजल्ट होगा? वो तो फुस फुस हो गया ना, वो तो खत्म हो गया। वास्तु की थ्योरी लगाओ,
सबसे एंटी कॉम्बिनेशन क्या है? जल और अग्नि का है। ठीक है, तो वो यहाँ पे आप लगा दो कि जब भी मंगल 4, 8, 12 यानी कि जलीय राशि में जाएगा, तो उसके जो पॉजिटिव चीजें भी थे हमको वो भी नहीं मिलेंगे, और नेगेटिव तो उसके फुस हो ही गए, वो तो मतलब कमजोर हो गया बहुत, आप इसको ऐसे कह सकते हो, क्योंकि पानी में चला गया वो। जलीय राशि का क्या है? एनवायरमेंट पानी है, पानी में आग का गोला गया, मंगल आग का गोला है, तो वो वीक हो गया ऐसे। ठीक है, समझ आया? हाँ जी। तो 4, 8, 12 में भी मांगलिक को हम इसको ऐसे नहीं सोचेंगे कि ये मांगलिक जीवन में कलह मचाएगा, क्योंकि वो मंगल जो है वो अब कहीं पे भी बैठा हुआ है और आपको दिख रहा है कि ये मांगलिक है, बट ये कलह बहुत ज्यादा चीजें खराब नहीं करेगा, क्योंकि उस मंगल में दम ही नहीं है, वो खुद ही फुस होके बैठा हुआ है वहां पे। अगर जो 4th हाउस का मांगलिक लड़का होता है और 8th हाउस की मांगलिक गर्ल होती है, इन दोनों की शादी हो जाती है, तो ये एक ठीक ठाक सा मैच है। मतलब अभी जो हम बोल रहे थे कि 4th हाउस का मांगलिक पॉइजनस हो गया, 8th हाउस की मांगलिक मांगलिक लड़की पॉइजनस हो गया, अब वही हो गया कि माइनस माइनस क्या हुआ जाके प्लस हुआ, तो इन दोनों का जो मैच मेकिंग है वो चलेगा। ठीक है, तो अगर क्योंकि हमने देखा है कि चौथे घर का मांगलिक है, तो हमें उसके लिए 8th हाउस का मांगलिक लड़की देख सकते हैं, क्योंकि मांगलिक की शादी हमें मांगलिक से ही करनी है। और जहां पे परिहार हो गया, जिन चीजों में मैंने बताया कि परिहार हो गया है, यानी कि वो कम हो गया है, नष्ट हो गया है, मांगलिक का जो उसको कट कर दिया है, वहां पे आप नॉन मांगलिक भी देख सकते हो। कंडीशन और उसमें क्या लगाओगे वो हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जहां पे हमें घोर मांगलिक ही चाहिए, वो कौन से हुए? लड़की का 8वें का मंगल और लड़के का चौथे का मंगल। जहां पे हमने देखा कि जलीय साइन में आ गया, तो ये दिख रहा है आपको मांगलिक, लेकिन इसको हम कम यानी कि आंशिक मांगलिक बोल सकते हैं। जो आप लोगों ने सुना होगा कभी कभी ये टर्म के आंशिक मांगलिक है, सुना कभी? सुना है मैम, वो कहते हैं पूजा करवा लो सही हो जाएगा। हाँ हाँ, क्योंकि वो क्या है, जलीय राशि में बैठा हुआ है, तो वो मंगल जो है वो बहुत डेंजरस नहीं है। ठीक है। तो अभी हमने जो मैच मेकिंग होती है, किसी ने एस्ट्रोसेज में कभी वो मैच मेकिंग में करके देखा है क्या? हाँ मैम, हाँ वो मैं सारे गुण मिला देते हैं ना। गुण मिला देते हैं। तो आज मैं आपको बता दूं कि जो हम अष्टकूट मिलान करते हैं मैच मेकिंग में, जो वहां पे हम पढ़ते हैं, वर्ण है, वैश्य है, तारा है, योनि है, मैत्री है, ये कुछ हकूट है। टर्म्स पढ़ते हाँ हैं, हकूट। भकुट है, तो इसका क्या मतलब है? आप उसको करोगे तो करके आपको पता तो होना चाहिए कि इन वर्ड्स के मीनिंग क्या है। आप में से कोई जानते हैं इनका मीनिंग क्या है? मैम वो मिलाते हैं ना, कि जैसे आप किस योनि से हो और दूसरा किसका एंटी योनि से है, तो वो उसमें नंबर देते हैं। 7 नंबर है तो 5 नंबर है, तो आपको मतलब इतना इसका प्रभाव मिलेगा आपकी, उसमें साफ साफ लिखा होता है कि भाई घर में किस तरीके का आपका व्यवहार है, व्यवहार मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके इतने नंबर है, आपस में आप किस तरीके से रहोगे इसके, तो ऐसे करके सारे गुण मिला के फिर वो नंबर बन जाते हैं। हम्म, मैं आपको बता देती हूँ। जो हम अष्टकूट मिलान करते हैं उसमें फर्स्ट आता है वर्ण। वर्ण क्या होता है? वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण मतलब होता है कि हमने पढ़ा था वास्तु की क्लासेस में भी, वर्ण के जैसे अगर अगर आप कोई काम करते हो, मान लीजिए अभी आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो, ओकल्ट में आ गए हो, तो आप कोई क्या काम कर रहा है, मतलब आप वैश्य का काम कर रहे हो, आप वैश्य का काम क्या हुआ? या आप क्षत्रिय का काम कर रहे हो, या आप शूद्र का काम कर रहे हो, या आप ब्राह्मण का काम कर रहे हो। अभी जो हम काम कर रहे हैं वो किसका है, किसी को पता है? तो ये ब्राह्मण का। ब्राह्मण का। ब्राह्मण का। तो हम इसको, आप काम क्या करते हो, यानी कि जो वर्ण है वो वर्ण ये डिफाइन करेगा कि आपके जो काम होंगे उनका जो कंपैटिबिलिटी आप देख रहे हो ना एक दूसरे के साथ,
तो वो कैसी होगी? तो वर्ण यहाँ पे आपका आपका काम को डिफाइन कर रहा है, जो काम के लिए वर्ण का वर्ड रखा गया है। फिर दूसरा वर्ड वहां पे आता है वैश्य। वैश्य मतलब क्या हुआ कि आपको एक दूसरे से कोई अट्रैक्शन भी है, अगर नहीं है तो भी आपकी शादी नहीं चलेगी। तो दूसरा वैश्य होता है, उसका मतलब होता है अट्रैक्शन। तीसरा होता है योनि, यानी कि आपकी फिजिकल कंपैटिबिलिटी, क्योंकि आप शादी करने जा रहे हो तो आपको वो देखना है। चौथा होता है मैत्री। मैत्री मतलब ग्रह मैत्री। ग्रह मैत्री मतलब कि आपको जैसे आज ही मेरी, हाँ आज ही बात हो रही थी, तो आपको ये देखना होगा कि मान लीजिए चंद्र राशि है किस उन दोनों की, तो चंद्र राशि एक दूसरे के एनिमी की तो नहीं हो गई। अब आप इसको एग्जाम्पल के साथ समझाओ मुझे, मुझे बताओ कि कौन से एनिमी के चंद्र राशि होंगे, कोई बताएगा इसको? प्रवेश जी आप बताओ, कौन से चंद्र राशि को हम एनिमी साइन मान लेंगे? जो चंद्र की शत्रु राशि है उसको। देखो, मान लेते हैं कि एक तो गुरु की राशि हो गई सैजिटेरियस, मान लेते हैं कि एक तो गुरु की हो गई सैजिटेरियस हो गया, और दूसरे का जो मून साइन है, गुरु का दुश्मन का कोई ले लो, तो गुरु बुध को भी मतलब पसंद नहीं करता है, या तो वो हो गया दुश्मन का लेना। जैसे जैसे आप अगर गुरु, हालांकि सबको ही, क्योंकि वो गुरु है तो बहुत ज्यादा ये नहीं रखता है, तो इसमें आप सन और सैटर्न का ले सकते हो, क्योंकि वो तो दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल घोर एनिमी हो गए वो। समझ में आया? तो जब आप मून साइन देख रहे हो, मून साइन मतलब क्या होता है? आपका मन, कि आपका मन कैसा होगा। एक का सूर्य का साइन हो गया, एक का शनि का साइन हो गया, तो यहाँ पे ग्रह मैत्री हुई क्या? बताओ। नहीं। नहीं मैम। नहीं हुई। तो ये हम जो जो मैत्री देखते हैं, ये हम ग्रह मैत्री देखते हैं कि वो ग्रह जो हैं उनकी मैत्री कैसी है। ठीक है। फिर है गण, वहां पे आता है, एक टर्म आता है गण। गण का मतलब होता है कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है टू अडॉप्ट, क्या बोलना चाहिए, टू अडॉप्ट दूसरे घर का जो रिचुअल्स हो गया, या दूसरे घर का एनवायरनमेंट हो गया। मतलब अ, ये सिर्फ लड़की के लिए हालांकि ये चीज ज्यादा जरूरी होती है, बिकॉज वो तो वहां पे परमानेंट रहने आई है, तो वहां पे कि उसके अंदर वो चीजें हैं कि वो उस घर में जाके उनका जो भी परिवेश है, जो भी उनके रहने का तरीका है, खाने का तरीका है, जो खा रहे हैं मतलब एक होता है कि आप एक अलग ही एनवायरनमेंट से आए हो, मे बी कि आपके घर वालों की फूड चॉइसेस अलग थे, या हर चीज अलग थे, और यहाँ पे बिल्कुल अलग है। लड़के के लिए भी देखा जाता है कि क्या वो लड़की की फैमिली के जो हैं उनको, बट यहाँ पे लड़की का ज्यादा, बिकॉज लड़का तो कभी कभी जाएगा, ज्यादा तो देखना किसको है, लड़की को है, कि वो इन सब चीजों को, जो हम देखते हैं ना गन, गन का मतलब है कि वो नए परिवेश को, नई चीजों को अडॉप्ट करेगी भी या नहीं करेगी, उसमें एडजस्ट करेगी भी या नहीं करेगी, उसको नाम दिया गया गन। जो आप उसमें देखते हो ना, तो इसको बोलते हैं गन। अब आगे आता है भकुट। भकुट मतलब वही है जो मैंने अभी बताया, चंद्र राशि का एक दूसरे से, अगर मैंने आपको बताया था अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपको 6-8 का एंगल जरूर लेना है। तो अगर चंद्र राशि जो है वो एक दूसरे से 6 और 8 के एंगल पे हो जाएंगी, तो ये बहुत खराब हो जाएगा। तो जब आपको भकुट में जो नंबर मिलते हैं, वो ये बताते हैं कि इनका जो चंद्र राशि का जो चंद्र राशि का एक जो बनता है ना, वो अच्छा है। भकुट में अगर आपको 0 मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो 6 और 8 का एंगल अगर बन जाएगा, तो आपको वहां पे 0 मिल जाएगा, क्योंकि 6-8 का मैंने बोला था आपको एस्ट्रोलॉजी में हमेशा ही ज्यादा मानना है।
सॉरी। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी आप लोगों को? चंद्र राशि का जो एक दूसरे से 6 और 8 का एंगल जरूर देखते हैं हम। आप वैसे भी नजर मार सकते हो, हालांकि वो भकुट में आ जाता है। अगर भकुट में 0 नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो एक दूसरे से एंगल बन रहा है चंद्र राशि का, वो प्रॉब्लमेटिक है, जो कि प्रॉब्लम देता है। क्योंकि चंद्र राशि ही हम यहाँ पे क्यों ले रहे हैं? चंद्र राशि इसलिए ले रहे हैं बिकॉज आपका मन है, जहां पे चंद्रमा रहता है वैसे आपका मन होता है, वैसे आपके विचार होते हैं। तो अगर आपके विचार नहीं मिलेंगे, मन मन नहीं मिलेगा एक दूसरे से, तो कैसे आप सोच नहीं सकते वो एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो वो तो थोड़ा सा गर्म पानी दे देना। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो एक जो यहाँ पे आता है, लास्ट में एक पॉइंट आता है नाड़ी। अब नाड़ी में नाड़ी किस चीज को डिफाइन करती है? नाड़ी डिफाइन करती है प्रोजनी को। यानी कि अगर नाड़ी दोष आ जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उनको कंसीव करने में या बच्चा होने में दिक्कत आएगी। तो अगर नाड़ी में दोष आया, कम मतलब आपको आप में नाड़ी में कम नंबर मिले हैं, इसका फर्क कहाँ पे होगा कि उनको कंसीव करने में, बच्चा होने में, उनकी प्रोजनी में इफेक्ट मिलेगा। कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज उनको देख आ जाएगा। क्योंकि अच्छी मैच मेकिंग नहीं है, तो आप देखोगे कि फीमेल का कुछ ना कुछ ऐसा कोई दिक्कत, यूट्रस का हो गया, कुछ हो गया। कहने का मतलब ये है कि बच्चा होने में दिक्कत आएगी अगर नाड़ी में दोष है। नाड़ी दोष के कुछ कुछ परिहार भी होते हैं। परिहार मतलब कि वो कहीं कहीं जाके कट भी जाती है। कब कटती है? अगर चंद्र राशि दोनों की सेम हो जाती है। तो अगर नाड़ी दोष आ भी रहा है और दोनों का चंद्र राशि एक है, तो आप ये नाड़ी दोष वाले बंदे से भी शादी कर सकते हो। ये समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ बोलो, कुछ समझ में आया या नहीं आया? मैं दोबारा से बताऊं? कहाँ चले गए सब? और मेरी आवाज मैडम आ एक रही? बात मैं ऐड कर देता हूँ इसके अंदर कुछ कि नाड़ी दोष अगर लग रहा है ना, मतलब नाड़ी नहीं मैच हो रही किसी की भी, तो आपने शादी के लिए डिनाई कर देना है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें 8 नंबर मिलते हैं, मतलब 36 में से 8 नंबर अकेले नाड़ी नाड़ी के पास ही हैं। और अगर नाड़ी मिल रही है और गण मिल रहा है, गण, नाड़ी गण याद रखना, 3 चीजें, नाड़ी गण और आपका क्या बोलते हैं, एक और है बकुट तीसरा, और कौन सा मैडम, उसमें ये तीन अगर मिल रहे हैं, 18 नंबर भी आएंगे तो भी आप शादी के लिए यस कर सकते हो। बकुट नहीं बकुट बजाएगी उनकी योनी, सॉरी योनी, नाड़ी गण और योनी। हेलो, अच्छा, आ रही है आवाज मेरी? आ रही एकदम क्लियर है सर। नाड़ी गण और योनि, ये 3 चीजों मिल जाए और 36 नंबर में से आउट ऑफ 36 आपको 18 ही नंबर आएंगे टोटल अगर जोड़ोगे। तो इसमें हम्म 18 नंबर मिलने पे आप यस बोल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी के 28 नंबर आ रहे हैं और उनका इनमें से तीनों में से कोई भी चीज अगर नेगेटिव है, नाड़ी गण और योनि, तो आप मना कर देना। मैं मना कर देता हूँ एटलीस्ट, बाकी विनीता जी बता देंगे कि क्या क्या हो सकता है। विनीता मैडम, इसमें कुछ ओके बोलना है सर। आपने? इसके लिए जो मैं बोल रहा हूँ आपको, नाड़ी गण और नहीं योनि। नहीं, मैं वही वही डिफाइन कर रही थी कि नाड़ी दोष अगर आ जाता है, मान लो कि आ गया है एस्ट्रो से, उसमें जो आपने अष्टकूट मिलान किया है, तो उस नाड़ी दोष के 2 परिहार भी होते हैं। पहला, अगर चंद्र राशि सेम है, तो वो नाड़ी दोष अगर दिखा रहा है तो उसका परिहार हो गया, फिर इनको बच्चा होने में दिक्कत नहीं आएगी। उस केस में आप ये मैच मेकिंग अलाउ कर सकते हो, अगर चंद्र राशि सेम है दोनों की, तो ये नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। ठीक है। दूसरा नाड़ी दोष का परिहार कब होता है? कि अगर नक्षत्र सेम है बट राशि अलग अलग है। नक्षत्र सेम है, राशि अलग अलग है, या राशि सेम है, नक्षत्र
मतलब दोनों में से कोई सी भी एक चीज अगर मिल जाती है, नक्षत्र मिल जाए या तो राशि मिल जाए, तो ये नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। तो एक इस केस में बस आप अगर नाड़ी दोष आया है तो आप हाँ कर सकते हो, क्योंकि ऐसा केसेस होते हैं कि जहाँ पे नाड़ी दोष आया, बट अगर चंद्र राशि सेम थी या नक्षत्र दोनों का सेम था, तो वहां पे उनको सॉफ्टवेयर जो है वो नाड़ी दोष दिखाता है, बट ये इस नाड़ी दोष का परिहार हो जाता है। तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हो। बाकी नाड़ी दोष को आपको वैसे जरूर लेना है अगर ये कंडीशन नहीं है, बिकॉज अगर वही है कि आपकी कितना भी फिर चीजें मैच हो रहे हो और अगर बच्चा नहीं होगा तो फिर जाके बाद में प्रॉब्लम होती ही है, तो वो चीज को आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब और इसमें और लॉन्गिविटी लॉन्गिविटी का भी इम्पैक्ट आता है मैडम इसमें ना। मतलब जो हाँ, शादी टिकने का है ना, वो भी इफेक्ट आएगा। तो और कौन से पॉइंट्स ले सकते हैं हम एक फॉर हैप्पी मैरिज लाइफ? अगर एक दूसरे के जो लगन होते हैं ना, वो एक दूसरे से 7 नंबर पे बैठ जाए, एक दूसरे के 7 नंबर वाला जो लगन अगर बैठ जाता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि जो मैं हूं, मतलब मेरा जामिनाई लगन हो सकता है, मेरा कर्क लगन हो सकता है, मेरा सिंक लगन हो सकता है, कोई भी लगन हो सकता है। जो मैं हूं, मेरे से 7वां जो है वो मेरा स्पाउस है। ये हमारा जो ज्योतिष बोल रहा है ये बोल रहा है ना। तो सेम गोज विद द लगन, कि अगर कोई भी लगन 12 में से 12 कोई भी लगन किसी भी एक पर्सन का है, मेल और फीमेल कोई भी, और उससे 7वां लगन जो है वो आ, उसके स्पाउस का या पार्टनर का हो जाए, तो ये एक केमिकल बॉन्डिंग वाला रिलेशन होता है कि कोई भी चीज ऊपर नीचे भी होगा ना, कुछ भी चीजें इधर उधर भी होंगी, बट इनका रिलेशन बहुत खूबसूरत होगा, बहुत अच्छा होगा अगर एक दूसरे से साथ हुआ, क्योंकि यही तो हमारा ज्योतिष बोल रहा है कि जो आप हो वहां से 7 नंबर वो आपका स्पाउस का है। तो अगर मान लीजिए एरीज की बात कर रहे हैं, तो अगर उनको लिब्रा वाला असनेट मिल जाता है और भी इधर उधर कोई चीजें होंगी, तो आप देखना कि वो पार्टनर एक दूसरे के बहुत अच्छे होंगे, उनमें बहुत अच्छी ट्यूनिंग होगी। ये आप किसी का भी एक 7वें नंबर का कोई सा भी उठा के देख लेना, तो ये एक बहुत अच्छा होता है। फिर है अगर लड़की के चार्ट में आप देखो कि मंगल किस राशि में बैठा है, ये दूसरा पॉइंट है। लड़की के चार्ट में देखो कि मंगल किस राशि में बैठा हुआ है। एग्जाम्पल लेते हैं कि लड़की के चार्ट में मंगल जो है वो कहाँ बैठा दूं, कहाँ बैठाऊं बताओ? 12वीं राशि में। मंगल बैठ के 12वीं राशि में, ठीक है। तो अगर लड़की के चार्ट में मंगल जिस भी उसमें बैठा हुआ है और लड़के की चार्ट में उसी जगह पे उसमें वीनस बैठ जाए, उसी राशि में वीनस बैठ जाए, तो ये भी एक केमिकल बॉन्डिंग यानी सुपर बॉन्डिंग वाला कपल होता है। समझ में आया क्या? मतलब सेम राशि में मंगल वीनस हो, एक का मंगल एक का वीनस। हाँ, हाँ ऐसे सेम जगह पे एक का लड़की का वहां पे मंगल हो, फिर लड़के का वहां पे शुक्र हो, तो ये एक ऐसा योग बनता है कि इसको हम केमिकल मतलब सुपर बॉन्डिंग वाला कपल होता है मतलब वो। सेम राशि हुआ ना, सेम हाउस नहीं, सेम राशि में। सेम हाउस। राशि, हाँ सेम। सेम राशि लेनी है आपको। तो ये बहुत अच्छा एक वो बनता है कि मतलब कुछ होते हैं ना कि बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर, वो वाला। जो लगन वाला है वो भी लगा के देख लेना, अगर आपके नजर में कोई ऐसा बहुत अच्छा सा कोई कपल हो, तो आप देखना कि कहीं ऐसा उनका कोई भी लगन होगा और उससे 7वां नंबर का लगन उनके पार्टनर का होगा। अब ऊपर नीचे कोई भी चीज होती रहे, लेकिन वो बड़े अच्छे से अपनी मैरिड लाइफ, बहुत अच्छे मैरिड लाइफ रहती है उनकी। तो ये बहुत अच्छा एक योग होता है। और जो दूसरा मैंने बताया मंगल और शुक्र का, ये एक दूसरे के जो एक दूसरे की चार्ट में मंगल की दृष्टि लड़के के वीनस पे हो, यानी कि कैसे होगी वो, लड़की का मंगल जो है वो लड़के के
वीनस पे दृष्टि दे, कैसे देगा कि जैसे मंगल की कौन कौन सी दृष्टि है? 4, 7 और 8, ठीक है। अब लड़की का जो मंगल है वो कहाँ, 5वें घर में मान लीजिए बैठा है, 5वें घर में। और जो लड़के का जो शुक्र है वो इनमें से, अब 5वें घर से जो दृष्टियां देखो कि कहाँ कहाँ जाएंगी मंगल की। अगर इन इन घरों में कहीं लड़के का शुक्र बैठा होगा तो ये भी बहुत अच्छा एक वो बनता है कि ऐसा कपल का कैसे देखेंगे। 5वें का छठा, 5, 6, 7, 8, एक तो 8वें 8वें को में देख लिया, 8वें को देख लिया। फिर 11 फिर कौन सा, है मैम, 8 के बाद कौन सा है? 11 11 11 11, 11 11 यानी कि 11वें घर में अगर शुक्र हो, या तो 8वें फिर में हो 12वां लड़के का, या तो 11 और फिर या 12वें 12वें में, 12वें में। तो अगर जिस घर में लड़की का मंगल बैठा हुआ है, अगर लड़के का शुक्र उस मंगल की जो 3 दृष्टियां हैं वहां पे किसी घरों में बैठ जाए तो ये भी बहुत अच्छा एक कपल होता है। ये पूरा रिसर्च बेस है, मतलब ये इस पे रिसर्च, जो बहुत अच्छे कपल होते हैं उनका, ये आपको कोई चार्ट मिलेगा तो आप लगा के देखना, तो आपको तुरंत लगेगा कि अगर मंगल की दृष्टि लड़के के शुक्र वाले घर पे जा रही होगी तो अच्छा, बहुत अच्छा कपल रहेगा। फिर है सूर्य शनि अगर किसी के साथ में रहते हैं तो हमें ये देखना है कि सूर्य शनि साथ में अगर हो गए तो फिर कोई भी लड़के के हो गए या लड़की के हो गए तो पार्टनर में भी ना ऐसे ही दिक्कत दिक्कत इसी टाइप की कुछ कुछ होनी चाहिए, नहीं तो फिर कलेश ही होगा। मतलब वो 7th हाउस में बैठा है, यही नहीं देखो कि 7th हाउस में बैठा है, कहीं पे भी बैठा हुआ है, 12 के 12 घर में अगर सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन किसी का बन रहा है तो कुछ ना कुछ ऐसा ही चार्ट लड़की का भी देखो, नहीं तो फिर आजीवन। क्योंकि सूर्य शनि के लिए बोला गया कि जब सूर्य और शनि की लड़ाई होती है तो इसमें पिसता है शुक्र, शुक्र पिसता है। जैसे आप घर में अगर बाप बेटा लड़ने लगे तो कौन पिसता है? उस घर की फीमेल, वो उनको छुड़ाती रहती है, चाहे माँ की फॉर्म में हो चाहे बहू की फॉर्म में हो, वो कहेगी यार, वो उसको चुप करेंगे, वो उसको चुप करेंगे। तो ऐसे ही बोला है कि अगर सन और सैटर्न अगर कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें शुक्र पिसता है, तो शुक्र खराब होता है बेसिकली कहीं पे भी सन सैटर्न का। तो अगर ऐसा कोई भी चार्ट है तो आप सामने वाले का भी चार्ट ऐसा ही देखो कि कुछ ना कुछ ऐसा ही कॉम्बिनेशन, या तो आमने सामने बैठे हो तो भी सूर्य से 7वीं दृष्टि से उनका कनेक्शन बन जाएगा। मतलब दूसरे के चार्ट में अगर कॉम्बिनेशन ऐसा ही नहीं है ना, पेयर बन के ही बैठा हुआ है, तो चाहे दृष्टि संबंध भी ले लो, सूर्य सम बट होना चाहिए तो ही वो चलेगा, नहीं तो दिक्कत देगा। ठीक है। 5 नंबर जो तुझे बताया था, वीनस मून साथ में होते हैं तो ये मैंने पहले भी बताया हुआ है शायद आप लोगों को, कि अगर किसी का भी वीनस और मून साथ में होते हैं मेल के चार्ट में तो ऐसे लोगों को पहले ही एडवाइस दो कि मतलब, क्योंकि वहां पे जब वीनस और मून साथ में होता है ना तो लड़की की मदर की वजह से ये शादी खराब होती है, बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए एक छत के नीचे रहना। तो वो अगर थोड़ा सा मतलब अगर फ्लोर वाइज घर है, ऊपर नीचे है, तो थोड़ा सा अगर डिस्टेंस में मतलब रहेंगे ना, सास की वजह से, सास की वजह से, हाँ। मतलब लड़के की या लड़की? मतलब नहीं सर, लड़की वहां पे रह रही है तो ऑब्वियसली लड़के की माँ। अच्छा, लड़के की माँ की वजह से दिक्कत होती है। बिल्कुल। हाँ मैम, वीनस और होती है, मून का होती होती है। है, उनका कभी भी नहीं हो सकता। नहीं हो उनको सकता। बीच में जो हम तो उनका ऊपर रहते हैं पैकेज तब है, भी होती है मैम, ऊपर रहते हैं तब भी होती है। मतलब एक्चुअली टेरेस ये पे मैंने शिफ्ट होना पड़ेगा आपको। सुनो हैं? सुनो, मैंने ये सर मैं बताऊं, ये तो देखो बोलने की बात है, क्योंकि हम ये चीज स्प्रेड नहीं कर सकते कि भाई आप माँ को छोड़ के बीवी के वो साथ रह नहीं, लो, वो ये मैम कितना भी आपस में मिल ही नहीं सकते, वो एक किसी न किसी हाँ, बात पर लड़ाई हो ही जाएगी। ये चीज हम नहीं कभी भी बोल सकते, और ये चीज होना भी नहीं चाहिए। बट अगर इन दोनों को थोड़ा अलग अलग रखेंगे तो जीवन में शांति रहेगी, नहीं तो पूरा जीवन अशांति रहेगी। हाँ बिल्कुल सच, सत्य वचन। हाँ।
सत्य होता है। मनोज जी का है ना, वो तुरंत रिलेट कर लिए। मनोज जी है। हाँ मैम, है, सच में है ऐसा। नहीं तो मैम अभी उसी तरह से आपने जैसे बताया अपनी राशि और उनके सेवेंथ में बैठे और उनकी सेवेंथ की राशि अपने इसमें बैठे, वाइस वर्सा। तो वो मतलब एकदम सुपर पॉजिटिव है। हाँ तो ऐसा तो तो है मेरा, मतलब मगर इसका राहु। मतलब मैम ये हो गया कि वीनस और मून अगर इकट्ठे बैठे लड़के में, तो पहले ही पता लग जाएगा कि बहू की सास से नहीं बनने वाली। हाँ, मेरे पास है कुछ 2-4 चार्ट। तो मैंने बोला हुआ है कि भैया बड़ा, और होते भी हैं, कलेश होते हैं बहुत। तो उनको यही रहता है कि हम ये तो किसी को नहीं कह सकते, किसी का परिवार तोड़ने का तो हमारा काम होता नहीं है, जोड़ने का होता है कि भाई आप बस ये मैम है कि हाँ, हाँ। मैम ये तो पता चल गया, मगर इसका उपाय भी जरूरी है ना। ये अलग होना तो थोड़ी उपाय है। चलो मनोज जी के पास दो दो घर है, जो वो बात अलग है, सबके पास थोड़ी होता है। सर उसका उपाय बस एक ही चीज से हो सकता है कि वीनस मून जब इकट्ठे होते हैं ना, तो मतलब माँ की वजह से कलेश होते रहते हैं। तो चंद्रमा को बल देते रहो, ताकि वो शांत रह के चंद्रमा की रेमेडीज करते रहो। क्योंकि माँ परेशानी देते हैं, मतलब माँ की तरफ से वो कभी भी लाइक नहीं करते, उनके उनको ना, उनके अपने बेटे के स्पाउस को कभी भी लाइक नहीं करते हैं। तो हाँ ये मैम। उपाय किसको करना है मैम? माँ को करना है कि स्पाउस को करना माँ है, तो किसको करना करेंगी नहीं सर, माँ क्यों करेंगी? अरे अब है? तो अभी लड़के को ही किसको? करना है भाई सब कुछ। ना सब बीबी मनोज को जी को ही समझा करना है। पाएगा, हाँ, ना बीबी को समझा पाएगा ना माँ को। हाँ तो सब मनोज जी को करना है। तो मैम एक तगड़ा सा उपाय दो मनोज जी के लिए, ऐसा मत करो मैम। अरे हमारी तो कट गई है, अब क्या है। ठीक है ना। हाँ, लेकिन हाँ, तो अभी मेरे तो बच्चों के उसमें मून और वो नहीं है एक साथ, ये तसल्ली हो गई, मुझे देख लिया मैंने, चलो। तो बहुत फास्ट है। बच गए। वो तो मान लिए कि भाई इतना इतना टाइम कट गया, तो आगे का तो कट ही जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग के 10-20 साल ज्यादा दिक्कत होती है, हाँ मैम, फिर बहुत तो आदत पड़ बहुत होती जाती है। है। वो क्या हम्म। होता है ना, वो तुम्हारी मम्मी ने ऐसे बोल दिया, फिर लड़के को लगता है मेरी मम्मी के बारे में ऐसे क्यों बोला, ये होता रहता है। नहीं मैम, मेरा भी एक हम्म। प्रश्न रह गया। आपने जो बताया था वाइस वर्सा राशि जो बैठे वो पॉजिटिव होता है, बराबर है? मगर वाइस मेरे वर्सा इसके। कौन सा, मंगल शुक्र? हाँ मंगल शुक्र। आपको एक और चीज है, जिस राशि में लड़की का मंगल बैठा हो, अगर उसी राशि में लड़के का शुक्र बैठा हो, तो ये और भी अच्छा होता है। जिस राशि में मान लो कि मेरा मंगल सिंह राशि में बैठा है, और सिंह राशि में आ, मेरे हस्बैंड का शुक्र बैठा हो, या किसी का भी, मतलब आप जिस राशि में किसी भी चार्ट में एक स्पाउस में से एक लड़की का मंगल हो, तो लड़के का अगर वहां पे शुक्र आ जाता है सेम राशि में, तो ये भी केमिकल बॉन्डिंग होती है। नहीं मैम मस्त। अभी अगर ये। दोनों का मैम सेम अगर हो तो एक ही लगे तो राशि में दोनों का मंगल हो तो। दोनों का मंगल एक ही राशि में हो? जी। मंगल दोनों का नहीं, वो बस ठीक ठीक है, वो मतलब ओके है। बट लड़की का मंगल हो, लड़के का शुक्र उस सेम राशि में हो, तो ये बहुत अच्छा है। मैं वही बता रहा हूँ अभी। समझो मेरा लग्न में 8 है और 7 7 में 2 हो गया। ठीक है, तो हम्म। ये हो गया शुक्र की राशि। और मंगल 8 ऑपोजिट हो गया, बराबर है लग्न में। और सेम वहां पे उल्टा है, वाइफ केस के अंदर। वहां पे 2 लग्न में है और 8 सेवेंथ हाउस में है। नहीं मेरा समझ जो में 8 है, आया। मेरा जो मैम ये लग्न में कह रही 8 है है वो। लगन वाइस वर्षा हो गया इनका। हाँ तो समझो ना, एक से मेरा मेरा जो 2 है वो वहां पे 8 आ गया और 8 इधर मेरे में आ गया। आप बोल रहे हो कि आपका 8 नंबर का लगन है, 2 नंबर का 7th हाउस में है, ऐसा? हाँ अच्छा ठीक है। अब आपकी वाइफ का जो 2 नंबर का लगन है और 8 नंबर उसमें है, हाँ। ऐसे? अब यस आप तो ये तो। अब सुनो 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 सुनो। अब आप 8 से 2 नंबर जो होता है, 7 7 नंबर का पूरा पूरा फर्क हो गया ना। तो आपने जो अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था ना कि मेरा तो है, क्या बताया था कि मेरा तो शादी नहीं टूटा है, क्या बताया था? हाँ राहु है आपका 7th हाउस हाँ में। तो हाँ मैं वो बताता हूँ। मैं अभी दोनों पिक्चर क्लियर करता हूँ। सेवेंथ हाउस में राहु है और उसके सेवेंथ हाउस में शनि है। देख लो। तो ये है ना कि ये लड़ेंगे भिड़ेंगे चाहे कुछ भी, लेकिन एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, और मतलब
ऐसा नहीं रहेगा कि रिलेशन कभी भी खराब रहेगा और रिस्पेक्ट भी करेंगे एक दूसरे की। हाँ या एकदम ना? पक्का, एकदम सही है, 100% सत्य है। एक्चुअली ये जो है ना, एक दूसरे से सातवां लगन जो है, हम्म, कोई भी लगन 12 की 12 लगन उठा लो, एक दूसरे से सातवां लगन जो है ये स्पाउस का ही है। ओके और अगर ओके। वो जो लगन आपको मिल गया ना आपके स्पाउस के रूप में, तो हम्म, ये ब्लेसिंग। ओके, उसको ब्लेसिंग है ना, मैं कल बोलूंगा मैं उसको। उसको नहीं, आपको भी ब्लेसिंग है सर। मिठाई खिला देना। मतलब हद है, मतलब उन्हीं को ब्लेसिंग है, आपको नहीं है। मेरे को तो है ना, वो मैं क्यों बोलूं। ओ सही है, सही है। देखो ठीक टॉम है। एंड जेरी जैसा है तो इसके लिए अच्छा है, खुश होना चाहिए। हम्म। ये और सब बातें लड़की ना, के मंगल की ये वजह सब बातें राहु और शनि करवा रहे हैं तुमसे। जो भी कर रहे हैं चल रहा है ना, जीवन सुखी से चल रहा है, टॉम एंड जेरी के चल रहा है, सब कुछ होता है, तोड़फोड़ करते मर फिर भी चले, नहीं तो वैसा होना चाहिए बस। बिना तोड़ फोड़ के मजा भी क्या है। हाँ फिर। नीता मैम आप म्यूट हो गए। मैम कंटिन्यू। हाँ जी। नहीं, मैंने क्या कहते हैं, आपका वो सुना ना, तो मुझे खुशी हो रही थी कि चलो, एक चलो ने अच्छी मुझे बात है। बोला कि हाँ अच्छी बात है। सर ने बोला अपना वो बता दिया कि भाई मेरा मून वीनस साथ में है, और मतलब पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया, तो वो तो अभी भी ऐसी वो है मैम, अभी भी ऐसी है, निकला नहीं है सर ऐसे। एक्चुअली अभी क्या होता है ना, एक टाइम पीरियड के बाद तो आपको आदत पड़ जाती है। हाँ आप सब थक गए हैं ना चक्कर में। मैम चली गई। हेलो मैम मैम। चले गए योगेश जी, वो उनका डिस्कनेक्ट हो गया। नेटवर्क इशू रहेगा। हाँ आ जाएंगे, देखो 10 मिनट तो है अभी। हम्म। सही है सही, वेट करते हैं। और बताओ सर क्या हाल है। अरे बस बस सब रिकॉर्डिंग हो रही बढ़िया है, है। रिकॉर्डिंग हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है ना, तो कुछ ऐसा क्या बात करेंगे, बाद में करेंगे। चलो। अगर मैम डिस्कनेक्ट हो गई, रिकॉर्डिंग चल रही हो क्या मनोज जी? रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं रोक दूं क्या। अभी फिलहाल रोक दिए, फिर दोबारा ऑन कर लेंगे। पॉज कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग चालू कर दो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ तो रिकॉर्डिंग चालू हो गया ना शुरू? हो गया मैम, हो गया रिकॉर्डिंग शुरू। तो मैंने ग्रुप में एक चार्ट भेजा है, इसको खोलो आप। ये खोल लिया? हाँ जी। इतना क्लियर नहीं है मैम। क्या क्लियर नहीं है सर? जूम करके तो सारा चार्ट। हाँ चार्ट ठीक है क्लियर ठीक है नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है चलेगा। ठीक है, ये समझो कि ये मैच मेकिंग ना, आप किसी को 5,000 रुपए में भी करके दोगे तो चलेगा। जिसको ये मैच मेकिंग आप किसी सॉफ्टवेयर करोगे। से बनी है? हाँ हाँ, सॉरी। ये किसी सॉफ्टवेयर से बनी हुई है क्या, या वैसे आपने बनाई है। सॉफ्टवेयर से नहीं है सर, ये सॉफ्टवेयर से अच्छा नहीं है, अच्छा अच्छा। ये बनाया हुआ है कि आप इसको कैसे इसको देखोगे कि जो मैंने कुछ एक चीजें बताई हैं आपको, वो तो मैम हाँ जी। ये वाली एक्सेल फाइल ही डाल दो ना एक बार। एक्सेल फाइल नहीं है सर, मेरे पास यही है। ये कोई बात जेपेग नहीं, कोई फाइल है, बात नहीं, फोटो है, ठीक है। कोई बात नहीं मैम। ये सुनो 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 सुनो, इसको यूज कैसे करना है वो सुनो आप। इसका कोई हम्म, आपको, इसका बस एक प्रिंट आउट ले लेना, अपने पास रखना। अब आपको करना कैसे, ये देखो। आप यहाँ पे हमने सबसे पहला वाला खोलो, ऊपर लिखा हुआ है नीच, मार्स नीच, पढ़ रहे हो? हाँ मैम। दिख रहा है आपको? यस मैम। नीच
100 शत्रु 90, सम 80, मित्र 70, ओन 60, उच्च 50। ये दिखा आपको? यस मैम। ये है फर्स्ट हाउस, 7th हाउस एंड 10th हाउस। ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट हाउस, 7th हाउस एंड 10th हाउस। ओके। दिख रहा है ना हाँ सबको? मैम। फिर हाँ। ऊपर लिखा हुआ है सैटर्न, राहु, केतु, सन। अब आपको ये देखना है कि किस लड़का और लड़की का पहले घर, 7वें घर और 10वें घर। पहला घर, क्योंकि ऊपर कौन कौन से हाउस लिखे हैं, फर्स्ट हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस लिखे हुए हैं ना? समझ हाँ में आ रहा है ना क्या बोल रही हूँ मैं? हाँ ऊपर मैम। कौन कौन से हाउसेस लिखे हुए हैं, फर्स्ट, 7th एंड 10th। यस मैम। सबको समझ में आ रहा है? तो आपको पहला, 7वां और 10वां ही घर देखना है। और प्लेनेट कौन कौन से देखने हैं, मार्स, सैटर्न, राहु एंड केतु एंड सन। और कोई नहीं देखना। कौन सा देखना है, मार्स, सैटर्न, राहु, केतु एंड सन। दिख रहा है आपको सब लोगों को? वहां पे यस मैम। लिखा हुआ है। अभी जो मार्स है, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है नीच। नीच सबको पता है कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पे जाके नीच होता है? हाँ मैम। मुझे समझ नहीं आ रहा बाकी लोग हाँ या ना का जवाब क्यों नहीं दे रहे, उनको समझ नहीं आ रहा क्या क्या मैं बता रही हूँ? हाँ मैम, एकदम ठीक है, दिख रहा है सब लोग। दिख रहा है ना? तो जहां पे लिखा हुआ है नीच, नीच के आगे मार्स को मिले हैं कितने, 100 नंबर। सैटर्न हाँ और राहु और केतु को मिले हैं कितने, 75 नंबर। और हाँ जी, सूर्य को कितने मिले हैं वो आप बताओ? 50। 50। अच्छा, जहां पे लिखा हुआ है शत्रु, वहां पे बताना मार्स को कितने मिले हुए 90। हैं? 90 और इसको राहु केतु और उसको मिले 68 और उसको सन को मिले 45। 45, वेरी गुड। जहां पे सम लिखा है वो? हाँ, वहाँ पे मार्स को 80, फिर राहु केतु और उनको 60, फिर उसके बाद सन को 40। 40, वेरी गुड वेरी गुड। यही मैं समझाना चाहती थी। ये जो मनोज जी ने बोला है, ये सबको समझ में आया है क्या, हाँ या ना? क्या ये कहाँ से नंबर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? हाँ मैम। मैम, जो प्लेनेट लिखा है उसके नीचे बॉक्स है, वहाँ पढ़ रहे हैं हम इन हाँ, तीनों को किस किस करेक्ट करेक्ट। किस उसमें कितने कितने नंबर मिले। वेरी गुड वेरी गुड, ये। और आपको घर कौन से देखने हैं, फर्स्ट एक, हाउस, 7 और 7th 10। हाउस, 10th। एक, 7, अब 10। आपको ये देखना है कि अगर पहले हाउस यानी कि 1, 7, 10 में मार्स, सैटर्न, राहु और केतु और सन, इनमें से कोई प्लैनेट दिखा है, अगर दिखता है आपको, एक अच्छा, का मार्स चार्ट, दिखता है तो फिर 100 नंबर। नो 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 नो, फिर ये 4 प्लैनेट दिखते हैं, मेरा सेंटेंस पूरा होने दो। अच्छा अच्छा। अगर पहला घर, 7वां घर और 10वें घर में आपको 4 प्लैनेट दिख रहे हैं, कौन से, मार्स, सैटर्न, राहु, केतु और सन, ये 4 चलो। प्लैनेट दिख रहे हैं। 4 में से कोई एक दिख रहा है, चाहे 2 दिख रहे हैं, चाहे 3 दिख रहे हैं, चाहे चारों दिख रहे हैं, तो आपको उनकी मार्किंग लिखनी है। कैसे लिखेंगे? अगर ये प्लैनेट वहां पे नीच का है, नीच का है, सबको पता रखा है मैंने कौन सा प्लैनेट कौन सी राशि में जाके नीच हो रहा है, तो नीच का होगा तो मार्स के 100 नंबर लिखोगे, सैटर्न और राहु और केतु के कितने लिखोगे, 75, सन के कितने लिखोगे, 50। मैम, ये समझ नहीं आया नीच का मतलब। जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं, मार्स वो 4th में नीच का हो जाता है। फोर्थ में नहीं, नहीं, हमें कर्क में 7th में नीच देखना हो है। जाता अच्छा हाँ। है, कर्क 7th में में। जैसे शनि शनि देव हो जाते हैं नीच के 7th में। अरे सर, नहीं, वो तो उच्च के होते हैं, 7 उच्च के होते हैं। हाँ, फर्स्ट में नीच के हो जाते हैं जैसे। नहीं हाउसेस नहीं लेना, राशि लेना है, राशि। अच्छा, तो एक नंबर राशि में नीच के हो जाएंगे ना। करेक्ट है। सैटर्न। तो हाँ, अगर आपने देखा कि आपने देख लिया कि 1 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर हाउसेस में, इनमें से 2 या 3 प्लैनेट हैं या चारों प्लैनेट हैं, ठीक है? कौन से हाउस, 1, 7 और 10, ठीक है? ओके। अब आपको आगे उनकी कैटेगरी देखनी है, कौन सा प्लैनेट नीच का है, क्या कोई सा प्लैनेट इनमें से नीच का है? आपको हर नीच के प्लैनेट का बताया गया है, बहुत बार बताया गया है कि कौन सा प्लैनेट कौन सी राशि में जाके नीच का होता है। अगर नीच का है तो नीच वाले जो नंबर हैं वो लिखोगे, जो भी प्लैनेट नीच का है उसके नंबर लिखोगे।
मान लो राहु नीच का है तो कितना लिखोगे बताओ? 75, सन नीच का है तो कितना लिखोगे? 50, और मार्स नीच का है तो कितना लिखोगे? 100। तो वेरी गुड। मैम ये तो समझ आ गया, लेकिन ये इससे पहले वाला जो हमारा रूल है, वो जैसे आपने बताया, पहले हमें देखना है पहला हाउस, पहले हाउस में देखना है वहाँ मार्च, सैटर्न, राहु, केतु या सन है या नहीं। अगर इनमें से हाँ। एक है तो हम लिख लेंगे पहले हाउस में ये बंदा बैठा है। फिर देखा हमने हाँ। सेवंथ हाउस में बैठा है सपोज केतु, है ना, दूसरा आ गया वो नहीं आया, और 10th हाउस में बैठ गया सन। तो हमें ये तीन ही मिले, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, करेक्ट है, तीन है ही ना, मिले, वेरी तीन गुड। ही मिले। हाँ। पहले में हमें मिल गया मार्स, और उसमें मिल गया 7th में केतु, और 10th में मिल गया हमें सन। तो अब इनके नंबर जो हमें लिखने हैं, अब हमें पहले आपने बोला कि नीच का देखना है, इसमें से नहीं नहीं देखना है नहीं, कि आप उसमें देखो जो आपको, आपने बोला 3 हाउसेस में प्लेनेट मिले हैं। अब आप हाँ। उस 3 हाउस में देखो कि 3 हाउस में क्या कोई सा प्लेनेट नीच का तो नहीं है। अगर है, हम्म कोई सा भी प्लेनेट अगर इनमें से नीच का है, तो हम्म। उस नीचे के नंबर को आप उस प्लेनेट के आगे लिख दोगे। अगर वो उनमें किसी भी हाउस में नीच का नहीं है, तो राशि के हिसाब से जो देखेंगे हम, हाँ, अगर वो तो नीच का हम नहीं, उसके नंबर नीच नीच के के नहीं लिखेंगे। नहीं नहीं, नहीं काउंट करेंगे, आप ये कह रहे हैं? नीच ठीक के है, नहीं लिखेंगे उसके नंबर, या तो वो नीच का होगा, या अगर वो मतलब शत्रु के बेसिकली सामने है। सबसे पहला कॉलम हमने छोड़ दिया, क्योंकि हमें फर्स्ट, 7th और 10th में कोई नीच का मिला ही नहीं। मिला ही नहीं। प्लेनेट तो बैठे थे हम लेकिन नीच का मिला नहीं, इसलिए हमने नीच का नहीं उसके मिला। नंबर ठीक नहीं है। लिखे। ठीक है, आगे ठीक है, आगे। मैम फिर हम मैम नीच दूसरा मतलब स्टेप। मैम नीच मतलब डेबिलेटेड। यस यस यस, हाँ टेबलेटेड। बिल्कुल, अपने सामने वाली राशि में नीच का होता है ना हर प्लेनेट। हाँ हाँ। ठीक है। आप अब दूसरा स्टेप, क्या आप देखो कि कहीं वो प्लेनेट शत्रु, एनिमी साइन में है क्या, अच्छा या तो अब नीच का है। अगर हाँ नीच का है तो नीच के नंबर लिख दिया। मान लो जो भी प्लेनेट नीच का है तो उसका नंबर वहां से उठाया, वो लिख दिया आपने। ठीक है मैम। अगर कोई भी नीच का नहीं है हम्म इनमें से, चारों में से, पांचों में से, तो हम्म। उसको छोड़ दो। फिर आप देखो इनमें से कौन सा प्लेनेट, जो 3 प्लेनेट आपने बोला ना कि 3 आ गए, 1 4 7 10 में, एक एक 7 और 10 में, हाँ जी, हाँ तीन जी। प्लेनेट में से फिर दूसरा देखो कि शत्रु साइन में कौन सा है। अब सपोज जैसे हमने देखा मार्स है, वो नीच का नहीं है लेकिन वो शत्रु साइन में है, तो हम उसके 90 नंबर लिख देंगे मार्स के। शत्रु साइन में होगे तो उसके नंबर लिखेंगे नंबर 90। 90 लिख देंगे। अगर अगर हमें सैटर्न, सन मिल राहु गया, और केतु, हाँ, में से तो कोई उसके मिलेगा 45, 68 में लिख देंगे, और सन हाँ, मिल गया तो 45 लिख देंगे सबको, जैसे 40 लिख सब। देंगे। ठीक है। के बाद अगर शत्रु साइन में मान लो एक प्लेनेट हमें शत्रु साइन में मिल गया, रेस्ट 2 प्लेनेट नहीं अभी मिले और बचे हमारे पास, तो उनके 0 0 लिख तो देंगे। देखो वो या तो सम में होंगे। अब अच्छा, सम पता है आपको कौन से होते हैं? जो मतलब बराबर के हो ना, मित्र हो ना वो शत्रु ना होते तो मित्र समझ। हो ना शत्रु हो। हम्म ठीक है। आपके रेफरेंस के लिए मुझे पता है, इसमें नीचे देखो नैसैग्री मैत्री चक्र भी दे रखा है, कि आपको एनिमीज का भी पता चल जाएगा, देख नीचे पढ़ लो, यस मैम दिख नीचे रहा है, पढ़ लो। क्लियर है। दिख रहा है। यस। दिख रहा है ना? हाँ हाँ, हाँ इसमें मैम। मित्र लिखा है, शत्रु लिखा है, सम लिखा है। सब भी लिख। ऊपर प्लेनेट लिखा है, उसके पहले मित्र लिखे हैं, फिर शत्रु लिखे हैं, फिर सम लिखे हैं। आप यहां से रेफर कर लेना अगर आपको याद भी नहीं रहेगा तो। ठीक है मैम। ठीक है। हम्म अभी आपने दूसरे स्टेप में लिखा है, मान लीजिए नीच कोई नहीं मिला, शत्रु का एक प्लेनेट मिल गया, फिर आपको एक प्लेनेट उसमें से सम का मिल गया। सम का मान लेते हैं आपको केतु मिल गया, क्या नंबर लिखोगे बताओ? 60 नंबर लिख देंगे। 8 नंबर। हम्म। और सन का सम नंबर कितना है ये मैं पूछूंगी। प्रवेश जी, सन के सम राशि का नंबर बताना। प्रवेश जी, है कि नहीं क्लास में? प्रवेश जी हैं? आवाज नहीं आ रही मैम। योगेश जी आप बता दो चलो। बुध मैम। नहीं नहीं नहीं, सन 40 सन नंबर 40। हाँ बोल 40। दिया परवेज जी ने, सही बोला। ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट है। अच्छा वो अब नंबर बोल रहे हैं। अच्छा योगेश जी आपको समझ में आया 40 नंबर कहाँ से बोल दिए इन्होंने? हाँ मालूम पड़ा, सन लिखा मालूम पड़ा वो तो सब में। सन का सम राशि में यस अगर है, यस यस। यानी सम 40। मतलब कि ना ना फ्रेंड है ना एनिमी है, सम है, तो हमारे सन के कितने नंबर लिखे हैं उधर? 40 नंबर लिखे हुए हैं। हाँ ठीक है। यस। उसके बाद मित्र राशि में जो हमें मिल गया कोई सा, तो हम मित्र राशि के नंबर लिखेंगे। हाँ ठीक है मैम, नहीं मिलेगा तो ओम राशि का कौन, अगर नहीं मिलेगा तो हम छोड़ 0। देंगे, हाँ मतलब 0 ही है। जीरो, उसको उसको नहीं लिखेंगे। अगर कोई प्लेनेट इनमें से हमें
और स्पेसिफिकली इन्हीं 3 हाउसेज में, और कहीं नहीं देखना है आपको। हाँ मैं मतलब बार-बार बोल बेसिकली रही हूँ, 12 हाउस की जगह में सिर्फ 3 हाउस देखने हैं ना 3 हाउसेज देख इस रहे कॉलम के हैं, लिए। हाँ इस कॉलम के लिए। उसके बाद आप देखो, अगर उनमें से कोई ओन राशि का प्लैनेट है तो ओन राशि का। ओन राशि का मतलब तो सबको पता होगा, हाँ आई मतलब थिंक सो, है ना? हाँ मैम, जैसे किसी धनु राशि लगन का है तो गुरु है, धनु ओन और राशि के मीन में सामने होगा। जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो उठा के वहां पे लिख दो। फिर ओके अगर कोई प्लैनेट उच्च का है, इनमें से 3 घरों में कोई प्लैनेट उच्च का बैठा हुआ है, यानी कि एग्जॉल्टेड होके बैठा हुआ है, तो जो नंबर उच्च के प्लैनेट के सामने हमने लिखे हैं, सैटर्न, राहु, केतु के भी लिखे हुए हैं, सन के भी लिखे हुए हैं और मार्स के भी लिखे हुए हैं, तो वो आप उठा के वहां पे लिख सकते हो। ठीक है ये समझ में आया? अब बिल्कुल। आपने ये एक कुछ चार्ट बना लिया। अब आप इसके राइट साइड में बढ़ो। राइट साइड में हाउसेस लिखे हैं 4th, 8th एंड 12th। अच्छा अब सेम यस वैसे ही मैम। देख, ठीक है, अब अभी उसमें हमारे देखना है पास मैम जो आपने पहले पढ़ाया सेम वैसे ही देखना है, लेकिन अब हमें देखना है कि मार्स राहु केतु अगर नीच में आ गए उन हाउसेस में तो 50 हाँ, नंबर, सैटर्न आ गया तो 38, सन आ गया तो 25, जैसे पहले किया सेम। अब हमें हाउस बदल गए और वो हाँ, प्लेनेट बदल गए। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे हाउसेस बदल जाएंगे अगर हमारे 4, 8 और 12 में यही मैलेफिक प्लैनेट्स हैं। क्योंकि हमने यही क्यों लिए हैं, क्योंकि ये मैलेफिक हैं, ये ही प्रॉब्लम देते हैं और कुछ नहीं देता। हाँ क्रूर, और ना सन बुध क्रूर है कोई और प्रॉब्लम देता, मैलेफिक। और कोई शुक्र कोई प्रॉब्लम, ये मैलेफिक्स हैं इनकी, इसलिए ये प्रॉब्लम देते हैं। तो मैलेफिक को हमने लिया है। अब अगर ये मैलेफिक 4, 8, 12 में है तो हम उनके ये वाले पॉइंट्स लेंगे। ठीक है ठीक है, अभी हम 2 चार्ट लेंगे, एक लड़का और एक लड़की का, और उनको इसी तरह से कैटेगरी करके और उन दोनों का टोटल करके नीचे लिख देंगे। और ये आपका होमवर्क है थर्सडे की क्लास के लिए। किसी को इसके बारे में जो पूछना है अभी पूछ लो, अपना होमवर्क करके लेके आओगे तो क्लास में आना, नहीं तो नो एंट्री। मैम अच्छा ये मैम समझ नीचे गया, का लड़के के पहले अलग लिख लें और लड़की के अलग लिख लें इन्हीं सारे हाउसेस के, तो जिसके जितने नंबर जिस प्लेनेट को मिल जाते हैं वो हम देख लेंगे। ये जोड़ लिख, मैम दो, ये होमवर्क है सबका परसों की क्लास के लिए। तो ये फिर अपनी अपनी वाइफ का ही लिख लेंगे, सब देख लेंगे। हाँ हाँ, अपने अपने स्पाउस के साथ लिख लेना, ठीक है? मैम फिर नीचे का रेफरेंस रहेगा ना, क्या? नीचे का रेफरेंस ऑफ प्लानिटरी रिलेशन, वो सब वो सब छोड़ दो सर, जितना बताया बस उतना ध्यान रखो अभी आप। बस इतना ही होमवर्क है। ठीक है मैम, बस इतना ही होमवर्क है, डन। इतना करके आना है और छुट्टी नहीं मारना है। और सब अपना होमवर्क पहले क्लास में भेज दो मुझे, 8:30 बजे तक सबका आ जाना चाहिए। ठीक है मनोज जी तो अभी भेज देंगे आपको। हाँ भेज दूंगा। चलो ठीक है? तो आपको वो अपना टोटल करके नीचे लिख देना है, और इन्हीं घरों में, इसमें तो समझ में आ गया कहाँ से किसका नंबर देखना है। अगर कुछ इसको समझ नहीं आया तो वो बता दो मुझे। मैम ये पूछ रहा था कि इसमें हम हाउस राशि से देखेंगे ना कि किस राशि में कौन सा है वो प्लैनेट, तो राशि के हिसाब से उच्च नीच देखेंगे ना, हाउस से मतलब भाव से तो नहीं देखेंगे ना। नहीं नहीं नहीं, हाउसेस से नहीं देखेंगे ऊंच नीच, आप राशि से देखोगे। जी जो हमने बता दिया कि लिब्रा में शनि उच्च का है, तो यानी कि अगर लिब्रा में वो चौथे घर में बैठा है तो उच्च ही का बोलोगे ना, उच्च का शनि बैठा है जी इसका चौथे घर में। जी 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 अगर एरीज का जो शनि है वो 7th हाउस में बैठा हुआ है तो बोलोगे 7th हाउस में नीच का शनि बैठा है, ऐसे बोलोगे ना। जी जी जो प्लेनेट जहां पे उच्च है और नीच है उसके नंबर लिखोगे। ये सबका होमवर्क का परसों रात के 8:30 बजे तक मेरे फोन पे भेज देना आप लोग, ठीक है? अपने अपने स्पाउस के साथ कर सकते हो, जो जिसका भी मर्जी कर सकते हो, पर मुझे एक मेल और एक फीमेल का आप ऐसे स्कोर करके निकाल के, अभी अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो फटाफट से। समझ आ गया मैम। समझ में आ गया कौन सा नंबर कहाँ से उठाना है? यस मैम। राजेश जी आपको समझ में आया है? प्रवेश जी आपको समझ में आया है? जी मैम। यस यस मैम। चलो ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। आज की क्लास हम यही डन करेंगे। और ये मैच मेकिंग जो होगी ये बहुत परफेक्ट मैच मेकिंग होगी। जब इसको आगे हाँ हाँ, कुछ बोल रहे थे, कोई कुछ बोल रहा था? नहीं मैम। नहीं मैम। मैम वो आ गए आप क्लाइंट? हाँ बस मैं अभी वो करने वाली हूँ, क्योंकि अभी बीच में उनका फोन आ रहा था, तो मैंने उनको बोला था कि 10 मिनट बाद आ जाना, जब मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया था ना। अच्छा अच्छा ठीक। तो वो एक्चुअली मेरे ही टावर में ऊपर से आ रहे हैं,
तो उन्होंने बोला मैडम फ्री हो गए तो आ जाए, मैंने कहा 10 मिनट बाद आ जाना, ठीक है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो फोन करके पूछ लेना मुझसे। सबका होमवर्क आना चाहिए परसों की क्लास में, डन मैम। कोई ठीक है। ठीक है मैम। बाय एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट मैम। गुड नाइट। गुड नाइट।